Hi friends, this is Kumar Amit and you are watching M Top Education channel. And dear friends, today we will study about Indian rivers. Friends, Indian rivers is most important topic among all the topics that belongs to geography. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिंधु नदी से, गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से, कृष्णा नदी से, कावेरी नदी से, इन सारे नदियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस में। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को आज देखना है इंडियन रिवर्स। लेकिन इंडियन रिवर्स में जाने से पहले यहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेना है जो स्टडी के समय यानी बीच बीच में ये आएंगे, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को समझना बेहद ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है एस्चुअरीज। एस्चुअरीज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, एस्चुअरीज वह क्षेत्र होता है जहां पे नदियां आकर के समुद्र के मुहाने पर यानी समुद्र के सबसे लास्ट वाले हिस्सा पर नदियों के पानी से समुद्र का पानी मिल जाता है, ठीक है। वो क्षेत्र होता है एस्चुअरी, ठीक है। वैसा क्षेत्र समुद्र तट पर, ठीक है, सागर के तट पर या समुद्र के तट पर वैसा क्षेत्र जहां पर समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजा पानी के साथ आकर मिल जाता है, वो जो क्षेत्र होता है एस्चुअरी कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो एस्चुअरी है इसका आकार अलग अलग तरीका से हो सकता है। ये यू आकार का भी हो सकता है, एल आकार का भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका आकार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह जो क्षेत्र है इसी को हम लोग एस्चुअरी कहते हैं। फ्रेंड्स, एक बार और समझ लीजिए, नदी का स्वच्छ पानी, साफ पानी यानी पीने योग्य पानी समुद्र तट के जिस हिस्सा पर, ठीक है, या सागर के जिस हिस्सा पर मिलता है उसी को हम लोग एस्चुअरी कहते हैं। एक चीज समझना जरूरी है कि जहां पर नदियां आकर के यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र नीचे की तरफ होता है, यानी नदियां थोड़ी ऊपर से ऊंचाई लेकर के ये नदियां आकर के समुद्र में क्या होती हैं, गिरती हैं, ठीक है, समुद्र में गिरती हैं। जहां पे ये नदियां गिरती हैं यानी ये पानी जहां पर यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार का शेप बनता है, ठीक है। यही शेप जो होता है वो एस्चुअरी कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो शेप है यानी ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है जलीय जीवों के लिए। हमेशा याद रखिए, जलीय जीवों के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सागर तट पर स्थित वह कौन सा जगह है जहां पे जलीय जीवों के प्रजनन के लिए या उनके रहने के लिए सबसे अच्छा जगह होता है। और ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पे एक एस्चुअरी भी रहेगा तो टिक लगाना है। कहा तो एस्चुअरी, यानी एस्चुअरी वो जगह होता है जहां पे जलीय जीव अपना प्रजनन और अपने रहने के लिए बहुत ही उचित स्थान मानते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा जगह होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स एस्चुअरी। एस्चुअरी बनाने वाली जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, कुछ नदियां हैं उसमें जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये सारी नदियां जो हैं ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेल्टा पर। तो डेल्टा क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अपने सहायक नदियों से मिल करके बनती है, यानी जो मुख्य नदी धारा है उसमें छोटी छोटी नदी धारा आकर के जब मिलती है, ठीक है, और मिलने के बाद वो क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ते हुए जब वो समुद्र में मिलती है वो जो जगह होता है वहां भी किसका निर्माण हो सकता है, डेल्टा का निर्माण हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये मुख्य नदी है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। गंगा नदी में भी बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे जमुना नदी आकर के इसमें मिलती है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये नदी, जमुना नदी इसमें आकर के मिल गई, ये मुख्य धारा है,
और ये इसकी ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है, इसमें आकर के मिल गई। उसके बाद से और भी बहुत सारी नदियां इसमें आकर के मिलती गई और ये मुख्य धारा में बहने लगी। अब ये नदी जब समुद्र के किनारे पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ये वेस्ट बंगाल में गंगा नदी गिरती है, तो वेस्ट बंगाल के जब मुहाने पर पहुंचेगा तो वहां पे जब ये अपना जल समुद्र को अर्पित करेगा तो वहां पे क्या होगा कि ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहा करके लाती है। ये नदियां अपने साथ अवसाद, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, ठीक है, बहुत सारे तरह के खादक मिट्टियां, इस तरह की बहुत सारी चीजें ये अपने साथ बहा करके लाती हैं और अपने मुहाने पर क्या करती हैं कि ये जमा कर देती हैं। तो देखिए जब अपने ये मुहाने पर जमा करेंगी तो ये ट्राइएंगुलर शेप यहाँ पे बनेगा, ट्राइएंगुलर शेप बनेगा, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, नदी डेल्टा कहा जाता है, ठीक है, ये डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं, जैसे गंगा भी डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र भी करती है, महानदी करती है, कृष्णा करती है, गोदावरी करती है। ये जितनी भी नदियां हैं ये नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, जब मुख्य नदी का प्रवाह समुद्र में जहां पे मिलता है उसी मुहाने पर ये नदियां अपने द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी के द्वारा जिस क्षेत्र का निर्माण करती है, जिस आकृति का निर्माण करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी नदियां जहां महासागर से निकलती हैं, नदियां जहां महासागर से मिलती हैं, वहां नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद के द्वारा नदी की मुख्य धारा के कई धाराओं में बट जाना, ठीक है, कई धाराओं में बट जाना ही क्या कहलाता है, तो डेल्टा कहलाता है। तो यही तो हुआ है यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारी अवसाद लाई और इस मुहाने पर जमा कर दी, जिससे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग रास्ता बन गया, कई तरह का यहाँ पे धारा बन गया, छोटे छोटे पतला पतला धारा देखिए बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। ये जितना भी क्षेत्र यहाँ बना हुआ है ये मिट्टी का, ये डेल्टा क्षेत्र है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है चीजें। अब आइए देखते हैं दूसरा चीज। फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र सब एक क्षेत्र के नदी तंत्र का व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र जो शब्द है वह एक किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें होता है कि छोटी छोटी नदियों की धाराएं आकर एक मुख्य नदी धारा का निर्माण करती है। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जैसे हम देख सकते हैं कि हिमालयी नदियां जो है, हिमालयी नदियां प्रवाह तंत्र जो है, जिसमें कि गंगा है और हम क्या बोल सकते हैं, गंगा नदी हो गई आपकी, सतलज नदी हो गई आपकी, ये जितने भी हैं ये सभी इसी अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। यानी इसी सिस्टम पर ये नदियां बहती हैं और इसको अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे इसका उदाहरण हम सिंधु नदी को ले सकते हैं। जैसे सिंधु नदी को हम देखते हैं, सिंधु नदी बहुत लंबी नदी है जो कि चीन से निकलती है, भारत में बहती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरबियन सी में जाकर के गिर जाती है, यानी अरबियन सी में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र को हम लोग देखेंगे चाइना से निकलती है और भारत में बहते हुए बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये अपवाह तंत्र है। लेकिन क्या यह नदियां सिर्फ अकेले बहती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी नदियां जो हैं इसमें छोटी छोटी नदी धाराएं आकर के मिलती हैं, यानी इनकी सहायक नदियां मिलती हैं, तब जाकर के एक मुख्य धारा का निर्माण होता है और वही धारा जो है मुख्य धारा कहलाता है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ भी देख सकते हैं इसके अनुसार, देखिए ये सारी सहायक नदियां, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, सहायक नदियां निकलती हैं।
और ये निकलने के बाद क्या होती है, जाकर के मुख्य नदी धारा में मिल जाती हैं। अगर इस नदी को मान लीजिए तो हम गंगा ही मान लेते हैं, तो बाकी निकलने वाली जितने भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां जाकर के इस मुख्य धारा का निर्माण करेंगी, जो आगे की तरफ बहते हुए चला जाएगा। तो ये मुख्य धारा हो जाएगा और ये इसकी सारी क्या हो जाएंगी, सहायक नदियां हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियों में हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र देखेंगे। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के बाद हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र के बाद हम लोग देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये सारी नदियों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, तो भारत का अपवाह तंत्र में हिमालयी नदियां यानी हिमालयी अपवाह तंत्र, ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का अपवाह तंत्र में हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दो अपवाह तंत्र हैं हमारे पूरे भारत में, और इन्हीं दो अपवाह तंत्र के अंतर्गत सारी नदियां लगभग बहती हैं। ठीक है, तो देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की व्याख्या करेंगे, पूरा देखेंगे हम लोग, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद से गंगा नदी तंत्र देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम देखेंगे नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन सारी नदियों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी नदियां हैं। सिंधु नदी, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका जन्म होता है। ठीक है, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से, ठीक है, सिंधु नदी का जन्म होता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख क्षेत्र के दमचक के पास से यह भारत में प्रवेश करती है, और यह गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, और कराची से बहते हुए यह नदी कराची से बहते हुए अरब सागर में आकर के गिर जाती है। फ्रेंड्स, ठीक है, सिंधु नदी जो है इसकी कुल लंबाई हम देख सकते हैं 2880 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी मुख्य 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। ठीक है, 5 नदियां हैं, लेकिन इस 5 नदियों में जो सबसे प्रमुख 2 नदियां हैं, 2 सबसे बड़ी इसकी सहायक नदियां हैं, वो हैं चेनाब और एक है सतलज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चेनाब और सतलज जो है वो मुख्य सहायक नदी है। किस नदी का? तो सिंधु नदी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है यहाँ पर। ठीक, झेलम नदी, ठीक है, झेलम को देखते हैं हम लोग। झेलम नदी का जन्म कश्मीर घाटी के वेरीनाथ के निकट से होता है। झेलम नदी का उद्गम स्थान कश्मीर घाटी के वेरीनाथ के इस आसपास से होता है। ठीक है, यह 170 किलोमीटर का क्या बनाती है? तो सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह 170 किलोमीटर का सीमा बनाती है। ठीक है, कौन? झेलम नदी। यहां से लेकर के यहां तक 170 किलोमीटर का यह क्या बनाती है? तो सीमा बनाती है। ठीक है, इसके बाद यह नदी पाक के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। देखिए, ये पाक का रीजन है, झंग एक जगह है, यहीं पे आकर के झेलम नदी चेनाब नदी में क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद से देखते हैं रावी नदी। ठीक है, रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है।
रावी नदी, ठीक है, ये है। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है और यह आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती है। कश्मीर में यह बहती है, पंजाब में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान के झंग के निकट यह भी चेनाब में जाकर के मिल जाती है, ठीक है, यहाँ झंग के निकट यहाँ से निकलती है, ठीक है। पंजाब कश्मीर यानी कश्मीर पंजाब वगैरह होते हुए यह पाकिस्तान में झंग के निकट यह भी जाकर के चेनाब नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद सतलज नदी की बात करते हैं। तो सतलज नदी राक्षस ताल, ठीक है, तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर यह बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ये बहावलपुर है, ठीक है, यह सिंधु नदी के समांतर बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी मिलती है। तो देख सकते हैं सतलज नदी आगे की तरफ जाकर के बहावलपुर में चेनाब में मिल जाती है। इससे पहले देखिए ब्यास नदी यहाँ से निकलती है और ये किसमें मिलती है, तो सतलज नदी में मिलती है। फ्रेंड्स, एक बात और है कि ब्यास नदी जहां पर सतलज नदी को मिलती है वहीं से एक नहर निकाला गया है जो भारत का सबसे बड़ा नहर है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। देखिए ये राजस्थान और पंजाब से होकर के बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जरूरी चीज है इसको जानना। फ्रेंड्स, ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, और यह कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये ब्यास नदी जो है ये, ठीक है, यहां से यह निकलती है रोहतांग दर्रा से, ठीक है, और यह पंजाब से बहते हुए यहाँ पे आती है, ठीक है, और यह हरीके में मिलती है। हरीके एक जगह है पंजाब में जहां पर यह नदी किसमें मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये ब्यास नदी कहाँ मिलती है, सतलज नदी में मिल जाती है, हरीके जगह पर, ठीक है। और जहां पर ब्यास नदी और सतलज नदी यहाँ पे मिलती है, यहीं से हमारे देश का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जो कि पंजाब और राजस्थान होते हुए बहती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जरूरी है। यहाँ पर सिंधु जल संधि समझौता भी एक हुआ था कि यहाँ पे जो 5 नदियां दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें किसका किसका अधिकार किस किस देश के पास रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नदियां हैं इसमें 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम लोग सिंधु जल संधि समझौता के नाम से जानते हैं, जो कि 1960 में हुआ था, जिसमें कहा गया कि 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का अधिकार भारत के पास रहेगा। किसके पास, भारत के पास रहेगा। और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का अधिकार पाकिस्तान के पास रहेगा, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ये भारत के पास अधिकार रहेगा और ये जो नदियां हैं ये पाकिस्तान के पास अधिकार रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से, ठीक है। एक चीज और है कि सतलज नदी जब आगे की तरफ आकर के ये बहावलपुर में मिलती है, इससे पहले इसमें 4 नदियों का मिलन हो गया रहता है, ठीक है। देखिए सतलज नदी आकर के यहाँ किसमें मिलती है, चेनाब नदी में मिलती है। इससे पहले इसमें 4 और नदियां मिल चुकी रहती हैं, जैसे देखिए झेलम, रावी, ब्यास, ठीक है। ये सारी नदियां इसमें क्या हो गई रहती हैं, मिल गई रहती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सभी नदियां मिल करके यहाँ पे पंचनद का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये सतलज नदी आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन यह इस सिंधु नदी में मिलने से पहले यहाँ पे 5 नदियों का यानी 5 नदियों का मिलन हो गया रहता है। जैसे देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ठीक है, ब्यास, सभी नदियां मिल करके उसके बाद क्या करती हैं कि ये नदियां एक होकर के 45 किलोमीटर तक अकेले बहती हैं,
45 किलोमीटर तक क्या करती हैं, ये अकेले बहती हैं। यानी जब तक ये सिंधु नदी में नहीं मिली है तब से लेकर के और यहाँ तक ये जो है एरिया ये 45 किलोमीटर तक का है, ठीक है। और इसके बाद से ये नदी सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद से ये आगे की तरफ बहती हुई कराची से होकर के बहती हुई अरब सागर में जाकर के ये नदियां मिल जाती हैं फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फ्रेंड्स, सिंधु नदी की सहायक नदियों में हम देखेंगे, जो इसकी सहायक नदियां हैं इसमें चेनाब और सतलज दो सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब और सतलज जो दो नदियां हैं ये सबसे बड़ी हैं। ऐसे तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें झेलम, चेनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये नदियां हैं। लेकिन इन सब नदियों में सबसे जो बड़ी नदियां हैं वो हैं चेनाब और सतलज, ठीक है। देखिए इसको मैंने ब्लैक से दिखा दिया है, ब्लैक से दिखाया है, दोनों को, चेनाब को भी ब्लैक से दिखाया है और इसको सतलज को भी ब्लैक से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये चीज है, देखते हैं। इसके बाद से चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से निकलती है। कौन? चेनाब। ये K12 लारा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश का रीजन है, यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। और ये लारा दर्रा से निकलती है, यहाँ भी इसका उद्गम स्थान दो नदियों से होता है, ठीक है, चंद्रा और भागा। जब चंद्रा और भागा नदियां आपस में आकर के जुड़ती हैं तो वहां से चेनाब नदी का निर्माण होता है, उद्गम होता है, ठीक है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी लोग पुकारते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद देखिए, सिंधु में मिलने से पहले इसमें यह नदी पाक में जाकर सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। आगे की तरफ पाकिस्तान में बढ़ेगा और सिंधु नदी में मिल जाएगा। लेकिन सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, ब्यास, सतलज नदियां मिलती हैं, ठीक है। झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ये चार नदियां मिलती हैं, ठीक है। झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। देखिए झेलम नदी यहाँ से निकली आकर के चेनाब में मिल गई, रावी नदी यहाँ से निकली ये भी आकर के मिल गई, सतलज निकली ये भी मिल गई। यानी ये चार नदियां इसमें आकर के मिलती हैं फ्रेंड्स, ठीक है।